पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है, मैं फायर, मैं झुकेगा नहीं साला। फिल्म 24% पुष्पा। आई विश आप इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन देखने से पहले फिल्म को पूरा देखें, तभी आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन देखने में मजा आएगा। फिल्म शुरू होती है जापान से, जहां पर दूल्हा दुल्हन को शादी में वाद्य यंत्र गिफ्ट करता है, और जब ये वाद्य यंत्र बनाया जाता है जिस लकड़ी का, वो लकड़ी का नाम है लाल चंदन। पर इस लाल चंदन का ठेका चाइना के रास्ते होते हुए भारत के मद्रास से लगभग कई सौ मील दूर सिंडिकेट टीम को दिया जाता है, जिसका काम इस कीमती लकड़ी को जापान तक इंपोर्ट करवाने का है। इतने में पुष्पराज उर्फ पुष्पा, जो हमारी कहानी का हीरो है, पुष्पा भैया लाल चंदन की तस्करी करता है, पर पुलिस उसका रास्ता रोकती है। पुष्पा पुलिस वालों से लड़ाई करता है, पर पुष्पा पुलिस वालों को 10,000 की रिश्वत देता है, पर पुलिस वाले उसे मारते हैं। फिर वो 20,000 की रकम पेश करता है, पुलिस वाले फिर उसे खूब मारते हैं, और अंत में 50,000 से बढ़कर बात 1 लाख पर अटकती है, और वो 1 लाख रुपए हर पुलिस वाले को देगा। पुलिस सुनकर चौंक जाती है। पुलिस वाले पूछते हैं, पर तुम हो कौन? पुष्पा कहता है, पुष्पा, नाम ही काफी है। फिर कहानी 1 साल पहले से शुरू होती है। पुष्पा अपनी मां के साथ है, जो अपनी बढ़ती उम्र के कारण मां से गाली खाता है, क्योंकि वो बेरोजगार है और वो इतने पैसे नहीं कमाता। वो एक फैक्ट्री में छोटा सा मजदूर है। लंच टाइम में पुष्पा कुर्सी पर बैठकर राजा की तरह चाय और बंद खा रहा है। इतने में फैक्ट्री का मालिक उसे देखता है। मालिक को पुष्पा का ये एटीट्यूड देखकर गुस्सा आता है। बाहर मालिक का पीए आता है, जो कहता है कि मालिक अंदर भड़क रहा है तेरे इस तरह बैठने से। पुष्पा कहता है, सुन बे चपड़गंजू, दोनों पैर अपने हैं, लेफ्ट भी और राइट भी, तो तेरे मालिक को क्या चिढ़ है? मुझे इससे परवाह नहीं है, जब पैर मेरे हैं तो। अगर तुझे समय से पहले मैंने काम ना दिया तो कहना मुझे, और सुन, मेरा हिसाब कर, मैं जा रहा हूं ये फैक्ट्री छोड़कर। पुष्पा का ये एटीट्यूड देखकर केशव, जो पुष्पा के साथ काम करता था, वो भी पुष्पा का एटीट्यूड देखकर खुश हो जाता है, और वो भी जॉब को छोड़कर पुष्पा के साथ चला जाता है। पुष्पा जब गांव में आता है तो वो देखता है कि गांव का सेठ पुष्पा की मां का कर्ज ना देने पर सारे गांव में सरेआम बेइज्जती करता है और पुष्पा की मां को जलील करता है, ये कहकर कि तेरा बेटा नल्ला है, वो इतना बड़ा हो गया है, वो काम नहीं करता है, और पैसे नहीं देगी तो उधार लिए क्यों थे। पुष्पा से अपनी मां की ये हालत देखी नहीं जाती है, तो वो भैंस बेचकर सेठ के पैसे चुका देता है। सेठ खुश है, पर पुष्पा इतने में नहीं मानता। वो कहता है, पैसे तो तुझे दे दिए, पर जो बेइज्जती की है वो कौन वापस लाएगा? जो सारे गांव में चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि तूने पैसे नहीं दिए, तेरा बेटा नल्ला है, जा सारे गांव में चिल्ला चिल्ला कर बोल कि पुष्पा ने मेरे पैसे चुका दिए हैं। पुष्पा सेठ को मारते मारते सारे गांव के सामने कहलवाता है कि पुष्पा ने सारा कर्ज चुकता कर दिया है। अगले दिन पुष्पा दिहाड़ी करने के लिए शहर के बीचों बीच बैठा है, जहां 2 लोग मजदूरों को लेकर जा रही है। ये 2 पार्टियां हैं, एक 100 वाली और एक 1000 वाली। उसके साथ केशव भी है, पर पुष्पा भैया अपने डेयरिंग थे। वो 1000 वाली गाड़ी को चुनते हैं, जिसमें रिस्क था। रिस्क है तो इश्क है। गाड़ी जहां मद्रास के शीशा चलन जंगल में जाती है, जहां सारे मजदूर लाल चंदन के पेड़ को दबादब काटने में लगे हैं। इस गैर कानूनी काम में गोविंद, जो वहां का पुलिस ऑफिसर है, वो इस काम को रुकवाने के लिए छापा मारने आता है। पुष्पा सबको समझाता है, डरना नहीं है, डरोगे तो वो तुम्हें मारेंगे, और होशियार बनो। सब लोग जोश से भर जाते हैं। इतने में पुलिस ऑफिसर गोविंद आता है और पूछता है, माल कहां है, वरना तुम सबको मार दिया जाएगा। तो पुष्पा भैया अपने राजा हैं, वो कहते हैं कि तुम 1 गोली चलाओगे, हम 60 कुल्हाड़ी चलाएंगे दबादब। बोलो पलड़ा किसका भारी है? वहां के मजदूर भी जोश में आते हैं। पैसों का जो सवाल था, गोविंद अपना जाना ठीक ही समझता है। इस बहादुरी से वहां के सब लोग पुष्पा के इस व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। केशव भी अब पुष्पा को राजा समझता था। इतने में दिहाड़ी मिलती होती है कि पुलिस ऑफिसर गोविंद वहां आता है सारी फोर्स लेकर। वहां के मजदूर पुलिस पर पत्थरबाजी करते हैं, और पुष्पा ट्रक के अंदर सारी चंदन की लकड़ियां डाल देता है, और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। पुलिस की गाड़ी पुष्पा का पीछा करती है, पर पुष्पा भैया माल ठिकाने लगा चुके हैं। पर जब पुलिस पुष्पा को पकड़ती है, वो कहता है, साहिब चलो पुलिस स्टेशन, लस्सी पीते पीते बात करते हैं पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में पुष्पा की खूब पिटाई होती है। गोविंद पुष्पा को मार मार कर सुझा देता है। पुष्पा पानी मांगता है। गोविंद खुश हो जाता है कि चलो पानी मांग रहा है तो बता देगा कि माल कहां पर है। और जब पानी आता है तो अपने पुष्पा भैया कहते हैं कि मुझे नहीं, साथ वाले पुलिस ऑफिसर को दो। साहिब थक गया होगा ना मार मार के, और वो पुलिस ऑफिसर सच में पानी पी जाता है। गोविंद पूछता है कि तेरा मालिक कौन है? पुष्पा कहता है कि मालिक मालिक तो मैं ही हूँ। फिर गोविंद पूछता है, तेरा खानदान कहाँ का है? अब पुष्पा थोड़ा भावुक हो जाता है, क्योंकि बचपन में पुष्पा की माँ प्रेग्नेंट हो गई थी, और जो मुलेटी परिवार से थी,
तो पुष्पा का बाप बचपन में मर जाता है। अब पुष्पा के बाप की 2 शादियां थी और पहली वाली शादी के जो बच्चे होते हैं, बचपन में पुष्पा को बहुत सारी गालियां सहनी पड़ती है और नाजायज औलाद का तमगा दिया जाता है और वो आदमी पुष्पा को कहता है कि तू एक नाजायज औलाद है, बोल कि मैं नाजायज औलाद हूं। अब छोटा बच्चा अपना कंधा ऊपर करके चलता है, जो पूरी मूवी में कंधा ऊपर ही रहता है, जो पुष्पा भैया का सिग्नेचर स्टाइल था। अब वहां पर पुष्पा को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन में रेड्डी गैंग आती है, जो चंदन के जंगलों के राजा थे। जॉली रेड्डी, चक्का रेड्डी, कोंडा रेड्डी और ये रेड्डी गैंग यहां से चंदन जापान तक लेकर जाती है। जॉली रेड्डी पुष्पा से कहता है कि तुमने हमारा माल कहां रखा है, बता। अंत में ये डील 5 लाख में फाइनल होती है और जब रेड्डी गैंग वहीं जाते हैं जहां पर चंदन की लकड़ियां थी, वो हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि लकड़ियों का ट्रक पुष्पा ने छोटे से पानी के गड्ढे में डाल दिया। पुष्पा का ये दिमाग देखकर रेड्डी गैंग उससे इंप्रेस हो जाते हैं और रेड्डी ब्रदर उसे 5 लाख रुपए दे देते हैं। जब पुष्पा रेड्डी ब्रदर की गाड़ी में वापस गांव में जा रहा होता है तो रेड्डी ब्रदर पुष्पा को उसकी औकात दिखाते हैं कि तू दिहाड़ी मजदूर वाला है और तू हमारे साथ बैठेगा। अपने पुष्पा भैया की ईगो पर बात आ जाती है तो वो केशव को पूरे 5 लाख रुपए देकर गाड़ी लेने के लिए भेजते हैं और जब पुष्पा गांव में गाड़ी लेकर आता है तो सारा गांव देखकर हैरान हो जाता है, जो कल तक नल्ला था आज राजा बन गया है। पुष्पा की मां बहुत खुश होती है। इधर कोंडा रेड्डी का माल पुलिस ने पकड़ लिया था, लगभग 10 टन चंदन की लकड़ी। अपने पुष्पा भैया यहाँ पर कोंडा रेड्डी को तरकीब बताते हैं, पर कोंडा रेड्डी के भाई कहते हैं कि देखना यार, ये एक छोटा सा मजदूर है, ये क्या बताएगा हमें। तो पुष्पा भैया कहते हैं कि ये अचार नहीं है जो सब में बांटूंगा, मैं अकेले में बताऊंगा। अकेले में अपने पुष्पा भैया बताते हैं कि दूध के टैंकर के नीचे अगर चंदन के माल की तस्करी की जाए तो ये कामयाब हो सकती है और चेक पोस्ट में किसी का पाप भी नहीं रुकेगा। और दिन ब दिन पुलिस के सामने से सारा माल चेक पोस्ट से जापान चला जाता है। रेड्डी गैंग की नजर में अपने पुष्पा भैया हीरो बन चुके थे। इधर एक दिन अपने पुष्पा भैया को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है। अपने पुष्पा भैया श्रीवल्ली के प्यार में एकदम गालिब बन चुके हैं। इधर एक दिन चेक पोस्ट पर जब गोविंद दूध की टैंकर को ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि दूध के टैंकर के नीचे चंदन की लकड़ियां थी। जिस आदमी को पकड़ा जाता है वो पुष्पा भैया की जान श्रीवल्ली के फादर थे, मतलब पुष्पा भैया के ससुर। गोविंद श्रीवल्ली के फादर को कहता है कि देख, आज के बाद तू मेरे लिए काम करेगा और इसके बदले में तुझे 50 लाख रुपए मिलेंगे। रेड्डी गैंग का सारा माल तू मुझे बताएगा कि वो कहां पर रहता है और वो किस किस चीज की तस्करी करते हैं। इधर अपने पुष्पा भैया श्रीवल्ली के प्यार में इतने लट्टू हो चुके हैं कि वो श्रीवल्ली को एक नजर में देखने के लिए 1000 रुपए देते हैं। ये सेटिंग केशव करवाता है। दूसरी तरफ पुष्पा भैया अगली बार 5000 देते हैं एक किस करने के लिए, पर श्रीवल्ली पहले मान जाती है। पर जब वो गाड़ी में बैठती है तो श्रीवल्ली रोने लगती है कि वो पहला किस अपने पति को देगी। पुष्पा भैया को तो प्यार हो ही गया था, वो श्रीवल्ली को जाने देते हैं किस दिए बगैर। इधर हम एक नया कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम मंगल सीनू, जो बहुत बड़ा गुंडा है, पर आजकल उसकी 1000 टन की लकड़ियां खतरे में है और वो इन चंदन की लकड़ियों को पुलिस के हवाले नहीं कर सकता है। इन चंदन की लकड़ियों को बचाने के लिए वो रेड्डी ब्रदर के पास जाता है। कोंडा रेड्डी उसे आश्वासन देता है कि कोई बात नहीं, आजकल एक नया लड़का आया है जिसका नाम पुष्पा है, वो फायर है, फायर, हमारा सारा काम वही संभालता है। और सारे चेक पोस्ट को चकमा देकर वो पुलिस के नाक के नीचे से सारा का सारा माल जापान भेजता है। अब इधर पुलिस इंस्पेक्टर गोविंद को मंगल सिंह की लकड़ियों का ठिकाना पता चल चुका है और ये बात अपने पुष्पा भैया तक चली जाती है। पुष्पा भैया अपना दिमाग लगाते हैं और 1000 टन लकड़ियों को नदी में फेंक देते हैं। गोविंद के आने से पहले वो केशव को 10 लाख रुपए देकर डैम बंद करने को कहते हैं, पर जब गोविंद वहां आता है तो उसे लकड़ियों का एक भी टुकड़ा नहीं मिलता, क्योंकि सारी की सारी लकड़ियां नदी में फेंक दी जाती है और पुलिस एक बार फिर से खा जाती है। इतने सारे माल को सही सलामत बचाने पर पुष्पा भैया सबके सामने राजा बन जाते हैं। वहां वो एक पार्टी में जाते हैं जहां सिंडिकेट के सारे मेंबर होते हैं। सिंडिकेट यूनियन जो सारी चंदन की लकड़ियों को चाइना के रास्ते होते हुए जापान तक पहुंचाती है। और अब पार्टी में पुष्पा भैया को पता चलता है कि जो माल हम बेचते हैं मंगल सीनू उसका हमें 25% देता है, मतलब 1 करोड़ का माल होता है तो वो 2 करोड़ में बेचता है और हमें कहता है 1 करोड़ का है और सारा रिस्क हमारा होता है, तो क्यों ना हम सारा का सारा माल चेन्नई भेजें। कोंडा रेड्डी कहता है कि ठीक है, तू जाकर उससे बात कर, अगर वो मान जाता है तो ठीक है, मैं मानने को तैयार हूं।
और अगर वो नहीं माना तो हम तुझे नहीं जानते, तू हमें नहीं जानता, क्योंकि मैं मार्केट खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहुत बड़ा डॉन है। और इधर पुष्पा भैया का प्यार, वो श्रीवल्ली के घर रिश्ता लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम मुलेटी परिवार से हैं। श्रीवल्ली के परिवार वाले कहते हैं कि अगर तुम मुलेटी परिवार से हो तो ये हमारा सौभाग्य है तुम्हारे साथ शादी करना, पर उसका सौतेला भाई बीच में आकर सारी दही में रायता फैला देता है, ये बोलकर कि पुष्पा नाजायज औलाद है, उसका मेरे खानदान से कोई भी नाता नहीं है, और वो मुलेटी परिवार का नाम जानबूझकर यूज करता है। इतने में पुष्पा उसकी फाड़ कर रख देता है, पर लड़ाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है। इधर पुष्पा की मां को हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो केशव पूछता है कि भाई आप इतनी सी बात पर क्यों भड़क गए। पुष्पा भैया बताते हैं कि साला मुलेटी परिवार का वो वारिस है, पर यह साला मुझे बोलता है कि मैं मुलेटी परिवार का नहीं, एक नाजायज बच्चा हूं। पर नहीं, बचपन में मेरा बाप मर गया, उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, उन्होंने मेरे घर के बर्तन बाहर फेंक दिए, मेरी माँ को उन्होंने बाहर निकाल दिया, मेरी माँ बेघर हो गई। साला पुष्पा समझकर फ्लावर समझे है, मैं पुष्पराज है, मैं झुकेगा नहीं साला। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा भैया मंगल सीनू के पास जाते हैं और पूछते हैं कि 25 का 50 बहुत करते हो ना तुम, मैंने सुना है तुम 25% ही हमें देते हो, पर अब बहुत 25% हो गया, अब मैं 1 करोड़ देगा, अगर तू नहीं माना तो मैं चेन्नई में मुर्गन से डील करेगा सीधा। सीनू जो बहुत बड़ा डॉन था, वो किसी भी इंसान को मारने से पहले सोचता नहीं है, वो पुष्पा को घेर लेता है और पुष्पा भैया एक एक करके सारे लोगों का बैंड बजा देते हैं और डॉन की लुंगी में पुंगी बजा देते हैं और कहते हैं अपना सिग्नेचर डायलॉग, पुष्पा समझकर फ्लावर समझे थे क्या, फायर है मैं फायर। और इसके बाद अपने पुष्पा भैया चेन्नई में मुर्गन के पास जाते हैं 10 टन लकड़ी लेकर और अपने पुष्पा भैया एक सॉलिड माल मुर्गन को दिखाते हैं। मुर्गन पुष्पा भैया के पैरों पर पड़ जाता है, क्योंकि ये लाल चंदन वो लाल चंदन था जो मुर्गन ने बचपन में देखा था। पर पुष्पा भैया एक डील लगता है कि अगर तुझे माल चाहिए तो तू सीनू को नहीं बीच में लेके आएगा और तुझे माल मुझसे ही लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ जॉली रेड्डी को जब पता चलता है कि जिसने पुलिस को अपने माल के बारे में बताया था वो कोई और नहीं श्रीवल्ली के फादर थे, तो जब श्रीवल्ली को देखता है तो उसकी लार टपक जाती है और अब वो श्रीवल्ली को धमकी देता है कि अगर तू अपने बाप को बचाना चाहती है तो एक काम कर, आज रात को मेरे साथ एक रात बिता और सुबह मैं तेरे बाप को छोड़ दूंगा। अब श्रीवल्ली बेचारी अपने आप को तैयार करती है, पर वो सबसे पहले पुष्पा भैया के पास जाती है, सारी बात बताती है कि जॉली रेड्डी ने एक रात बिताने को कहा है और इसके बदले में वो बापू को छोड़ देंगे। अपने पुष्पा भैया श्रीवल्ली को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, तो वो जॉली रेड्डी के पास पहुंच जाते हैं और इधर पुष्पा भैया जॉली रेड्डी को मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर देते हैं और उसे अधमरा छोड़ देते हैं। इधर जॉली रेड्डी कहता है कि ये तेरी मेरी लड़ाई है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पुष्पा भैया कहते हैं यही तो तूने की ना मर्दों वाली बात। इधर कोंडा रेड्डी जब अपने भाई की ये हालत देखता है तो वो डर जाता है कि कौन है जिसने मेरे भाई की ये हालत की है और पूछता है कि साला बताता भी नहीं है कि किसने किया, पर जॉली का वादा है कि वो खुद पुष्पा से बदला लेगा। इधर पुष्पा भैया जब रात को पैसे गिन रहे थे तो केशव पुष्पा को कहता है कि अगर जॉली को पता चल गया कि हमने उसके भाई की ये हालत की है तो वो हमारा क्या हाल करेगा। पर इतने में कोंडा रेड्डी अंदर आ जाता है और पूछता है कि पुष्पा हवाले का वो नोट तुम्हारे पास है ना। पुष्पा हाँ कह देता है। जैसे ही कोंडा रेड्डी वहां से जाता है केशव को डर लग जाता है कि कहीं कोंडा रेड्डी ने ये बात सुन तो नहीं ली है कि हमने जॉली रेड्डी को मारा है। इधर कल पुष्पा हवाले का पैसा लेता है और इधर केशव गाना गाता है और इतने में झाड़ू लगाने वाली वहां आती है। केशव पूछता है तुझे कैसे पता कि जो मैं गाना गा रहा था वो तुझे पता लग गया। वो कहती पागल है क्या, आवाज बाहर तक आती है और कल तुम कह रहे थे कि जॉली रेड्डी को तुम लोगों ने पटक पटक कर मारा है। अब केशव की फट चुकी है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि पुष्पा कोंडा रेड्डी के साथ है और कोंडा रेड्डी पुष्पा का क्या हाल करेगा वो तो भगवान ही जाने। वो पुष्पा को मैसेज करता है डेंजर और कोंडा रेड्डी के लोग पुष्पा के मुंह पर कपड़ा डाल देते हैं और वहां जबरदस्त लड़ाई होती है। पर वहां सीनू के आदमी कोंडा रेड्डी को मारने लगते हैं क्योंकि पुष्पा ने मुर्गन के साथ डायरेक्ट डील की थी सीनू को बताए बिना और डील फिक्स हो जाती है और कोंडा रेड्डी बेफालतू मारा जाता है। इधर लड़ाई के बाद पुष्पा सीनू के साले को जान से मार देता है। इधर सारे गांव में कोंडा रेड्डी की मौत पर वहां के बड़े बड़े मिनिस्टर एमएलए आते हैं क्योंकि कोंडा रेड्डी बहुत फेमस था। इधर मंगल सीनू पुष्पा को कहता है कि ये साला दिहाड़ी मजदूर सीधा डील करने मुर्गन से गया था, पर पुष्पा कहता है कि तुम 1 करोड़ का माल 2 करोड़ में बेचकर हमें 25% देते हो, तुम सिंडिकेट के भ्रष्ट मेंबर हो, तुम्हें कोई हक नहीं है मेंबर बनने का,
ना तुम्हें प्रेसिडेंट बनने का। तुम्हारी वजह से एमएलए साहब को भी सही दाम नहीं मिल पाता। पुष्पा एमएलए को 3 करोड़ देता है और कहता है कि देखो यही डील मैं करके लेके आया, मुझे 3 करोड़ मिला, और यही डील ये भी करके लेके आता है सीनू, इसको 1 करोड़ मिलता है। अब बोलो किस पे विश्वास करोगे आप? एमएलए साहब एक बार विश्वास करो मुझ पर, मैं सबको माला माल कर दूंगा। एमएलए को पुष्पा की बात में दम लगता है और वो पुष्पा को सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बना देता है और सबको पुष्पा भैया के अंडर काम करने को कहता है। और इसके बाद पुष्पा भैया के किस्से दूर दूर तक होते हैं। अब सारी गेम पुष्पा भैया के हाथ में आ चुकी थी, पर इतने में वहां पर एंट्री होती है भैरव सिंह शेखावर की, जिसका काम साफ था, बाय हुक बाय क्रुक अपराधियों को मारना। पुष्पा अपनी शादी वाला कार्ड भैरव सिंह शेखावर को देने जाता है और साथ में 1 करोड़ लेकर जाता है ताकि धंधे में कोई प्रॉब्लम ना आए, पर शेखावर सारे पैसों को ठुकरा देता है, यह कहकर कि कुछ तो कम है। कम यह है कि इसने व्हाइट पहना है और देख मैंने भी व्हाइट पहना है, फर्क है तो सिर्फ ब्रांड का। ब्रांड यानी बाप का ठप्पा। और यह बात पुष्पा भैया से सही नहीं जाती है। पुष्पा पूछता है कितना कम पड़ रहा है साहब? साहब नहीं सर बोल सर, बस यही चाहिए मुझे। कितना देना है और कितना देना है ये मैं डिसाइड करूंगा। पुष्पा की हालत पतली देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। अब शेखावर पुष्पा की इतनी बुरी हालत कर देता है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पुष्पा भैया कभी भी और कितने भी पैसे शेखावर को देता है। और पुष्पा भैया के अंदर आग लग गई थी, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि कोई उन्हें नाजायज बोले। और एक दिन जब पुष्पा भैया की शादी थी तो वो शादी के मंडप पे ना होकर शेखावर के साथ जमकर दारू पीते हैं। वो पैग पर पैग मारते हैं और यहां पर पुष्पा भैया शेखावर को औकात दिखाता है कि कैसे शेखावर ने सबके सामने उसे जलील किया था। और पुष्पा भैया शेखावर की बंदूक लेकर अपने हाथ पर मारते हैं और खून ही खून होता है। देख ये मेरा ब्रांड है, जो मेरे बाप का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। शेखावर पुष्पा का ये रूप देखकर हैरान हो जाता है और वो कांप जाता है, उसकी पैंट गीली हो जाती है। वो शेखावर के कपड़े उतारता है और अपने भी कपड़े उतारता है, फिर दोनों नंगे खड़े होते हैं। फिर पुष्पा भैया बोलते हैं कि देख मैं ऐसे गांव जाएगा तो सब लोग मुझे सलाम करेंगे, पर तू जाएगा तो तुझे कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तेरा ब्रांड तेरे कपड़ों से है, पर मेरा ब्रांड मेरे कर्मों से है। और ब्रांड कभी भी कपड़ों से नहीं होता, कर्मों से होता है। और इतने में शेखावत जब घर जाता है तो उसे कोई नहीं पहचानता, वो नंगा था। और दूसरी ओर जब पुष्पा भैया मंडप में जाते हैं तो सारे लोग उन्हें कपड़े पहनाते हैं और पुष्पा भैया की शादी श्रीवल्ली के साथ होती है। और भैरव सिंह के अंदर अंगारे फूटते हैं कि उसका एक ही मकसद है, पुष्पा को मारना ही नहीं बल्कि जलील करके मारना। पर यह कैसे होगा ये पार्ट 2 में हमें पता चलेगा। और इसी धमाकेदार सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको पुष्पा फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं पुष्पा पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला।